नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। इजराइल से दोस्ती, रात में भी हमने बात की थी। इजराइल से दोस्ती बहुत भारी पड़ने वाली है भारत को भी, और भारत से ज्यादा भारी पड़ेगी आरएसएस को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को। और इस बार जो गए तो फिर लौटना मुश्किल हो जाएगा। और उसकी वजह देखिए कि उसका असर दिखाई पड़ने लगा है। जिस तरह से महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, देखिए कमर्शियल सिलेंडर एक तो मिल नहीं रहा, और अब कमर्शियल सिलेंडर जब मिलेगा तो उसकी कीमत हो गई 218 रुपए, सीधा 218 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का रेट जो है बढ़ा दिया गया। और 218 रुपया सिलेंडर का बढ़ाया है। लेकिन अगर आप मुंबई की ही उदाहरण दे दो कि मुंबई में अगर वड़ा खाते हैं, वड़ा पाव जो पहले 18 रुपए का मिला करता था, वो 22 रुपए का हो गया। 4 रुपया बढ़ा दिया गया। अब बताइए कि एक सिलेंडर पे दाम बढ़ाया 218 रुपया, और एक सिलेंडर से कितना बड़ा बनता होगा? तो मुझे लगता है 5-7 हजार बड़ा तो बन ही जाता है, ज्यादा, बल्कि मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 50 हजार बड़ा बन गया। कम से कम 20 दिन तो जरूर चलता होगा, कम से कम 15 दिन तो जरूर चलता होगा एक सिलेंडर फुटपाथ पे जो वड़ा पाव बेच रहा होता है। और हमसे आपसे कितना वसूल कर रहा है? 218 को मल्टीप्लाई कीजिए, कम से कम 10 गुना या 11 गुना कर दीजिए। 4 रुपया पर बड़ा बढ़ा दिया। कितना लूट है! और ये लूट है, आम आदमी की जेब को कैसे लूटा जाए। ये केवल फुटपाथ पे दुकान चलाने वाले लोग नहीं है। मैं जानता हूँ कई जो दुकान चलाते हैं, एक एक दिन की उनकी कमाई 10-10 हजार रुपए है। बड़ा पाव बेचने वाला 10 हजार रुपए डेली कमाता है। थोड़ा छोटा सा बाकला लगाया हुआ है और बड़ा पाव बेच रहा है, 10 हजार रुपया डेली। उसमें से 10 हजार रुपया महीना म्यूनिसपैलिटी को देता है, 10 हजार रुपये महीना पुलिस वाले को देता है, 10 हजार रुपये महीना कुछ गुंडे को देता है, और वो जो है 30 हजार रुपये महीना देता है। लेकिन वो जोड़ लीजिए कितना कमाता है, 3 लाख रुपया महीना कमाता है। और जो घर खरीद रहा है वो तमाम खरीद रहा है, इनकम टैक्स पे नहीं करता है। तो ये धंधा है। अब एक और ये तो हुआ जो आपदा में अफसर हमारे साथी लिख रहे हैं, लेकिन ये जो तो हुआ धंधे, छोटे मोटे धंधे करने वाले लोगों का ये हाल है। और जो डिब्बा बंद, पैकेट बंद जो चीजें हैं, उन सब के दाम बढ़ा दिए गए हैं। उसके बाद देखिए कि ट्रेन रिफंड जो है, ट्रेन का टिकट जब हम खरीदते हैं उसे कैंसिल कराते हैं, कितनी बड़ी कमाई है आपको पता है? वेटिंग लिस्ट भी कैंसिल कराते हैं तो आपको फाइन लगता है, आपको चार्ज लगता है। एसी का कराते हैं तो 120 रुपया काट लेते हैं। और अब हालत ये हुई है कि जो पहले 48 घंटे पहले, वो भी इन्होंने ही किया था, 48 घंटे पहले अगर रिफंड कराते हैं तो आपको फ्लैट जो चार्ज एक होता है 120 रुपया, अगर एसी का है तो 120 रुपया, या ये है तो पता नहीं 20 या 25 रुपया कटता है। और आप जाने आने का खर्चा, आप रेलवे स्टेशन तक गए, रेलवे स्टेशन चल के आए, वो खर्चा। ऑनलाइन करते हैं तो वो तो छोड़िए, आने जाने का खर्चा कौन देगा। लेकिन ऑनलाइन जब करते हैं तो ऑनलाइन जिस कार्ड से आप ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन का अलग से चार्ज भरना पड़ता है, 50-100 रुपया, 150 रुपया वो भी कटता है, वो भी नहीं मिलता, वो भी चला गया, जीएसटी वगैरह सब चला गया। खाली मिलता है आपको उस अमाउंट जो आपने रेलवे को पे किया है, उसमें से काट करके रिफंड करता है। बड़ी लूट है। अब उसके बाद कहा है कि अगर आप 72 घंटा से कम समय है ट्रेन के खुलने से आपके टिकट कराने के बीच में, यानी 71 घंटा 59 मिनट भी अगर हो जाता है तो आपका 25% कट जाएगा। और अगर यही, और अगर पीछे आइए कि 24 घंटे से 8 घंटे के बीच अगर कैंसिल कराते हैं, यानी 23 घंटा 59 मिनट में भी अगर कैंसिल कराने जाते हैं तो आपका जो है आधा पैसा कट जाएगा। मतलब आज ट्रेन जाने वाली है, समझिए कि आज ट्रेन 11:30 बजे जाने वाली है, और कल 11:30 बजे के पहले अगर आपने कैंसिल करा लिया, एक दिन पहले करा लिया, तब तो आधा पैसा मिलेगा। और अगर ठीक एक दिन पहले अगर नहीं कराया है तो आपका पैसा जो है आधा कट जाएगा। और अगर 8 घंटा
कि पहले टिकट नहीं कराते, पहले 4 घंटा था, हर में दुगना कर दिया गया। पहले 4 घंटा पहले अगर टिकट कैंसिल कराते थे तो आपको पैसा नहीं मिलता था, वो इनके राज्य में नहीं मिलता था, उसके पहले तो मिल जाया करता था, ट्रेन चली जाती थी तो भी पैसा मिलता था, रिफंड हो जाता था। अब तो हालत ये है कि 4 घंटा किया था, अब 8 घंटा कर दिया, 8 घंटा पहले भी अगर टिकट कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, कंफर्म टिकट का पैसा नहीं मिलेगा। और टिकट कैंसिल जब होता है, वेटिंग लिस्ट चला के रखते हैं, जो कंफर्म टिकट जो कैंसिल होता है, जिसका रिफंड ये नहीं लौटाते हैं, टीसी जो है वो रेट वो जो बर्थ है वो बेचता है, ब्लैक में नहीं बेचता है, सरकार को देता है पैसा। और वो सारी सीटें आप देखिएगा भरी रहती है, आपके बगल में समझिए कि आप 4 आदमी का टिकट कराया और लास्ट आवर में एक आदमी नहीं जा रहे हैं, तो आपके पास चारों सीट होनी चाहिए, वो नहीं देंगे, वो सीट आपको कैंसिल हो जाएगा अपने आप, आपका टीसी कहेगा कि यहाँ नहीं आए हैं, और वो दूसरे आदमी को जो वेटिंग लिस्ट है उसको वहां पे ला देंगे। ये बेईमानी, ये भयंकर लूट रेलवे कर रहा है, और कहा जा रहा है कि ये इसलिए किया गया है कि रिफंड के नियमों को सख्त करने के पीछे वजह यह कि आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। तो वो कौन यात्री जो है वो जो टिकट लेके रख लेते हैं, जिनको नहीं जाना है, कितने लोग ऐसे होते हैं, कौन टिकट लेके रखेगा इसे। ऑनलाइन की वजह से हालांकि होता हुआ है कि एक आदमी प्रयास करता है कि अरे इसमें पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट है तो इसमें भी ले लेते हैं, सेफ्टी सेफ्टी लेने की आदत है। उसके बदले सरकार को पैसा दे रहा है, आप 2 महीना पहले एडवांस बुकिंग करते हैं, 2 महीना आप उसका इंटरेस्ट खाते हैं, लाखों रुपया, मतलब अरबों रुपया का इंटरेस्ट जो है वो रेलवे खाता है, तो भी उसका पेट नहीं भरता है। आम आदमी को क्या दिखता है, समझिए हम 2 महीना पहले हमने टिकट कराया है और 72 घंटा पहले भी अगर हमने इनके अनुसार टिकट कैंसिल कराया तो हमें कटता है पैसा, जबकि हमको तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था कि भैया आपका पैसा हमने रखा। तो ये बेईमानियां जो है, लेकिन आम आदमी जय श्री राम में लगा हुआ है, जय श्री राम, जय श्री राम करिए, और 18 रुपए का बड़ा 22 रुपया खाइए। वहां से भी आपको दिक्कत हो रहा था, अशोक खराब जैसे लोग बैठे हुए हैं, जाकर के भाग्य दिखाइए और कृतज्ञता व्यक्त कीजिए भगवान के प्रति। अब उसके अलावा देखिए, और आपको बताऊं कि रेलवे का तो हो गया, ये भी है कि जो कारें हैं उसके भी दाम बढ़ने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि 2 से 3% तक बढ़ गए हैं कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के, 1 अप्रैल से लागू हो गया। और अब जब आप बुक कराने जाएंगे गाड़ी, 31 मार्च तक अगर आपका नहीं बुकिंग की रसीद मिली तो आपको अब 3% तक गाड़ी के दाम बढ़े हुए देने पड़ेंगे। उसके अलावा देखिए, अब एक और चेंज किया है सरकार ने कि अब जो टोल प्लाजा है उस पर कैश आपका नहीं चलेगा, कैश नहीं लेगा आपको, या तो ये जो क्या फास्ट टैग बोलते हैं, फास्ट टैग आपके पास हो, और नहीं तो आपको यूपीआई करना पड़ेगा, मतलब पेटीएम करिए, जीपे कीजिए, कुछ और कीजिए, आप पता नहीं क्या क्या है, उनमें से आपको देना पड़ेगा, लेकिन कैश आपसे नहीं लिया जाएगा। अब ये भी देखिए एक तरह की बदमाशी है। ये धीरे धीरे सरकार कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, डिजिटल इकोनॉमी आने वाली है, डिजिटल पैसा आने वाला है, उसकी तैयारी कर रहा है। अभी जाइएगा तो मार्केट में आपको छुट्टा नहीं मिलेगा, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, ये सब मिलता नहीं। मतलब टाटा जैसे, स्टार बाजार जैसे शोरूम में, डीमार्ट जैसे शोरूम में आपसे कहेंगे कि आप जो है छुट्टे पैसे दीजिए, 26 रुपया हुआ, समझिए आपका बिल हुआ 826 रुपया, तो बोलेंगे कि 26 रुपया दीजिए सर। अब 26 रुपया लेके चलिए, आपके पास है नहीं, कहाँ से लेकर के देंगे। तो उन हमने कहा कि आपके पास तो होना चाहिए, बोले नहीं सर हमारे पास नहीं रहता है। तो कहाँ चला जाता है वो पैसा, कौन ले जाता है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं, गटर मीडिया तो जवाब देता है, तो सरकार को ढकता है। और एक और बड़ा जो जिसपे चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है, जिसपे होना जरूरी है कि ये जो प्लास्टिक है, बताया जा रहा है कि एलपीजी की कमी की वजह से, कमर्शियल एलपीजी की कमी से की वजह से प्लास्टिक उद्योग की रीढ़ टूट गई है, धंधा चौपट हो गया है। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ने बात की है, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुनील शाह, उनका क्या कहना, जरा उनसे सुनो। वो कहते हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्री से 5 लाख लोग जुड़े हैं, और संकट अगर बढ़ा, बढ़ा क्या बढ़ा हुआ है,
तो 2-3 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। अब भक्त कहेंगे अरे यार, इतनी बड़ी आबादी है 140 करोड़ के देश में, अगर 2-3 लाख बेरोजगार हो ही जाते हैं तो कितना प्रतिशत है, जोड़ो, कितना प्रतिशत होता है? ये कोई है? ये तो होता रहता है। और कितने रोजगार मिल गए पता नहीं, बताएंगे आप। और ये कह रहे हैं कि इनका मानना है कि स्थिति सामान्य होने तक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर 18% जीएसटी को कम करके 5% तक लाया जाए, ये कह रहे हैं। और इसके अलावा देखिए कि दरअसल इसमें हुआ क्या है कि कच्चे माल जो है, जो कच्चा माल आता है प्लास्टिक उद्योग के लिए, दाना जिसको कहते हैं, वो 50 से 70% उसकी कीमत बढ़ गई है। और उसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री के अलावा देखिए बता रहा है कि ये 50,000 प्लास्टिक फैक्ट्रियां हैं और इनमें से लगभग 20,000 पर ताला लग जाएगा। और कमर्शियल एलपीजी की कमी झेल रहे अधिकांश यूनिट्स ने उत्पादन बंद कर दिया या घटा दिया। करीब 20,000 कारखाने बंद होने का अनुमान है। हैदराबाद के एक ईपीई निर्माता ने बताया, दैनिक भास्कर को बताया, हम गैस के बिना उत्पादन नहीं कर सकते। 80 रुपए किलो तो छोड़िए, 150 में भी नहीं मिल रही है गैस। गुजरात के राजकोट में 40 से ज्यादा प्लांट बंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, रायपुर और हैदराबाद में भी कई प्लांट बंद हैं और प्लास्टिक पैकेजिंग निर्माता लंबे समय तक मार्जिन का दबाव नहीं झेल पा रहे। कई यूनिट्स ने पुराने ऑर्डर रद्द कर दिए। लेकिन मोदी जी जो है वो मुस्कुरा रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि कोई जो है संकट नहीं है, किसी किस्म का संकट नहीं। और संकट की जो बात हो रही है वो सीधा सीधा बता रहे हैं कि वो कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है, कांग्रेस फैला रही है हवा, कांग्रेस कह रही है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में कितनी भीड़ है, आप भीड़ देख करके पगला जाइएगा। देखिए सुबह सुबह मैं देख रहा था, एक ये छोटा सा देख ही लीजिए उनका। क्यों ना आए, मुश्किल के समय हमारा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। बीते कुछ समय से आप देख रहे हैं दुनिया के, और ये देखते समय ये देखिएगा कि जो साज सज्जा है, कितना क्या बनाया गया। हमें यही वाला जो है, जो ये बना हुआ है, ऐसा ही हमारे घर के बगल में जो गार्डन है वहां पे अभी रमेश भाई ओझा जो है प्रवचन देने वाले। भागवत पे सप्ताह चलेगा, पता नहीं कितना दिन बोलेंगे भी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। और वो ऐसे ही बनाया गया। आजकल लोहे का बड़ा बड़ा वो लगाया जाता है, मुझे लगता है ये वो स्टील का होता है और उसके ऊपर जो है मतलब पिछले 1 महीना से बन रहा है। तो ये बनाने में लंबा खर्च लगता है, करोड़ों रुपए, मतलब 10 से 15 करोड़ रुपया खर्च होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली के लिए इतने इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। युद्ध बनासकांठा गुजरात का और आर्थिकता से घिरे पंखा चल रहा है, सबके लिए धूप से। पूरी दुनिया पर ऊर्जा जरूरत, डीजल, पेट्रोल। और देखिए इसमें कितने सब कुर्सियां खाली। बिल्कुल सही कह रहा है अजय मिश्रा जी, इस भीड़ में पांव रखने की भी जगह नहीं। लेकिन वोट जब आता है तो भर भर के वोट आता है। अप्रत्याशित जीत, आज तक ऐसा हुआ नहीं, भूतो नहीं भविष्य। इसलिए जब कई लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग खेल करता है तो यकीन हो जाता है। अभी एक और मैं रैली देख रहा था, वहां कांग्रेस की रैली थी आसाम में, भारी भीड़ है, लेकिन पता नहीं क्या चुनाव में क्या होने वाला है। तो ये है। और ये देखिए आम आदमी, जब एक जगह और मैं देख रहा था कि मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सर गैस नहीं मिल रही है, सर गैस नहीं मिल रही। लेकिन मोदी जी ये सब चीजें सुन नहीं पाते। मोदी जी सुनते हैं मोदी मोदी, वो खूब बढ़िया सुनाई पड़ता है। जैसे ही सुनाई पड़ता है गैस नहीं मिल रही है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मोदी जी का ढक्कन बंद हो जाता है काम। क्योंकि वो जो है वो विरोधी पार्टी वाले लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं, भक्त की चिंता उनको है। और भगवान को भक्त की ही चिंता होनी चाहिए।
जो भक्त नहीं उसके भगवान उसके लिए क्यों सोचे। तो भक्त चिंतित रहते हैं, और भक्त देखिए मोदी मोदी, गर्मी हो जाड़ा हो बरसात हो, इसलिए देखिए मोदी जी ने अपने भक्तों के लिए कितना बढ़िया अरेंजमेंट किया। मस्त पंखा है, एसी है, सब है, कोई धूप नहीं है। हम लोग जब जाते थे पटना में, जब कवर करते थे प्रोग्राम, तो अक्सर देखते थे कड़कड़ाती धूप में जो है, या चिलचिलाती कड़ाती सर्दी होती है, चिलचिलाती धूप में जो है वो लोग बैठे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के भक्त के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोदी जी जो है वो अलौकिक है। और ये पैसा कौन खर्च कर रहा है? बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं, हजारों करोड़ रुपए अकाउंट में, अकाउंट से बाहर कितने करोड़ है, कितने जजमान मिल जाते हैं मंच लगाने वाले, फलाना करने वाले, ढिमकाना करने वाले। फिर प्रधानमंत्री का अपना फंड, पीएम केयर फंड, उसका भी हिसाब किताब नहीं देते। फिर जो है वो इतना सारा पैसा लग रहा है, सड़क बन रही है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, फलाना बन रहा है, उसका कमीशन कहाँ जाएगा भाई? फिर प्रधानमंत्री के खर्चे के लिए ढेर सारा पैसा है। फिर प्रधानमंत्री की जो है पब्लिसिटी के लिए बड़ा पैसा खर्च होता है। तो मोदी जी वो इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये हालत है, लेकिन हम तो केवल बता ही सकते। ताप तो आप भी महसूस कर रहे होंगे। क्या आपके आसपास महंगाई बढ़ी है? क्या आपके जेब में पैसा बढ़ा है? या क्या आप अपने जो मन का करना चाहते हैं वो कर पा रहे हो? क्या अपने बच्चों के को अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला पाते हो? क्या आपके बच्चों की नौकरियां आसान है? क्या अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसान है? ये सारे सवाल हैं। हम तो इससे जूझ रहे हैं। आप जूझ रहे हैं कि नहीं जूझ रहे हैं, वो आप देख लीजिए। हो सकता है आप जय श्री राम या अल्लाह अकबर करें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता होगा, क्योंकि सब तो अल्लाह करते हैं, सब श्री राम करते हैं। मैं मानता नहीं हूँ, इसलिए मुझे ना अल्लाह हेल्प करेंगे ना श्री राम हेल्प करेंगे। तो मैं तो मोदी जी की तरफ देखता हूँ, सरकार की तरफ देखता हूँ कि सरकार जो है कुछ करो प्रभु, आप ही हमारे भगवान हो। लेकिन वो जो है कुछ और में लगा हुआ है, वो अशोक खरात जैसों को बचाने में लगा हुआ है। अशोक खरात जैसे लोग निडर होकर के नेताओं की बीवियों तक का इस्तेमाल किया उसने। अच्छे अच्छे घरों की, अच्छे अच्छे घरों मतलब अमीर घरों की महिलाओं को भी इस्तेमाल किया, उनको डरा दिया, उसके भीतर डर भर दिया और उसका इस्तेमाल किया। लेकिन सोचिए उस आदमी के अंदर डर बिल्कुल नहीं था। ये भी डर नहीं था कि ये महिलाएं जो है अपने घर में जाकर के बोलेंगी। ये भी डर नहीं था कि जब ये भांडा फूटेगा और हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या होगा। ये भी डर नहीं था कि आज नहीं कल तो भांडा फूटेगा और जेल जाएंगे, और नेताओं की बीवियों के साथ अगर हम कर रहे हैं तो नेताजी दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। कोई भय नहीं था। ये निर्भयता कहाँ से आती? क्योंकि हमारा जो पूरी जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, हमारी जो कानून व्यवस्था है, वो दोनों जो है पिछले दरवाजे से ज्यादा चलता है। आगे वाला दरवाजा जो है उसमें नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है, आप तय करें। भारत एक महान देश है, हम महान संस्कृति के हैं, रहने वाले लोग हैं, पाले इसको। उधर ट्रंप जो है बेड़ा गर्क कर चुका है, इधर भी हो चुका है, लेकिन आपको पता चला कि नहीं पता चला ये आप जानिए। बहरहाल हम तो लंबे समय से बता रहे हैं, हमारे साथ देखिए बहुत सारे साथी हैं, और कई साथी का जिक्र हम कर चुके थे। हमारे जो है पंकज वर्मा जी हैं, नमस्कार। जतिन अमीन भाई नमस्कार, सानू शेख जी नमस्कार, फोगाट भाई नमस्कार। कह रहे हैं सर जी आप तो मुंबई में हो, बम्बई के तो पैसे वालों की है, इस सरकार के लिए मुंबई वाले क्या विचार रखते हैं? दुनिया में कोई जगह है जहां गरीब नहीं रहते? मुंबई में खाली अंबानी रहते हैं क्या? मुंबई में आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जो है मुंबई धारावी में है। तो झोपड़पट्टी में रह रहे क्या आपको लगता है कि वो सोने का भस्म सुबह खाते हैं और चांदी का भस्म रात में खाते हैं, गले में हीरा पाने रहते हैं? भाई आपके पास जो है ना गांव, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, वही स्थिति मुंबई में भी है। उससे अलग नहीं है, बल्कि यहाँ खर्चा ज्यादा है। कमाई के अवसर अगर हैं, आपके गांव में बैठा हुआ हो सकता है वो हर महीने 10,000 नहीं कमा सकता है, यहाँ पे 20,000 कमा लेता है, लेकिन उस 20,000 रुपए में से 2,000 बचाना उसके लिए मुश्किल है। लक्ष्मी अय्यर जी नमस्कार। और
अजय मिश्रा जी ही खिखी कर रहे हैं। आपदा में धंधा बोल रहे हैं कुमार भाई, और लक्ष्मी जी कह रहे हैं युद्ध सिचुएशन से एक बार फिर प्रूव हो गया है कि कोई भी देश का नेता को अनलिमिटेड पावर नहीं देना चाहिए, वेदर इट इज यूएस, इजराइल, इंडिया और एनी अदर कंट्री। नहीं नहीं नहीं, पावर में कोई गड़बड़ी नहीं। गड़बड़ी है, देखिए, कोई भी चीज अगर करने जाएंगे तो उसके प्लस माइनस है। और गड़बड़ी ये है कि जो है, जब बिना रीढ़ वाले लोग आगे जाके बैठ जाते हैं, तलबे चाटने वाले लोग आगे जाके बैठ जाते हैं, तमाम नैतिकताओं को रौंद देने वाले लोग जब आगे जाके बैठ जाते हैं, पहली पंक्ति में बैठ जाते हैं, तो फिर यही होता है। कोई भी कानून बना लीजिए, कोई भी, हमारा संविधान खराब लिखा हुआ नहीं, बहुत बढ़िया संविधान लिखा हुआ है, लेकिन संविधान का इस्तेमाल होगा तब तो। कैसे बचाओगे आप? क्योंकि देश के नागरिक आपके संविधान को नहीं समझते हैं, वो अल्लाह और राम को जानते हैं, वो उनके नाम पर वोट देते हैं या अपनी जाति के नाम पर वोट देते हैं, संविधान को लेकर के वोट ही नहीं देते। कर देंगे, अरे पहले कांग्रेस के जमाने में क्या था, फलाना समय नहीं होता था, ढिमकाना समय नहीं होता था, तो इस तरह से जब डिफेंड करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज किया हुआ पावर, पावर तो ये है, ग्राम पंचायती व्यवस्था को आप जानिए अगर, तो दिल्ली से 29 डिपार्टमेंट के पैसे गांव जाते हैं, सीधा मुखिया या आप तो वार्ड मेंबर के खाते में जाते हैं, लेकिन वहां से कलेक्शन भी होकर के आता है, यहाँ से जाता है कलेक्शन होकर। पूरा सिस्टम इस तरह का बना हुआ। चुनाव लड़ना भारी डिफिकल्ट है, और इसको करने के लिए मुझे लगता है जब तक जीरो बजट पे आप नहीं जाएंगे, जब तक समाज नहीं जागरूक हुआ कि हमको चोर आदमी को नेता बनाना है, कमीशन खोर को नेता बनाना है, या ईमानदार, अच्छी बात करने वाले, अच्छी चीजों की समझ रखने वाले जागरूक को नेता बनाना है। जागरूकता हमारे आम आदमी को पसंद नहीं। कोई पढ़ा लिखा बढ़िया जागरूक आदमी अगर इलेक्शन लड़ेगा तो उसको वोट नहीं देंगे। उनको वोट उनको देना है जो उनको दारू की बोतल दे, जो 10,000 रुपया दे, जो चुनाव के समय 500 रुपया दे दे, जो 10 दिन खाना खिलाए, उसको वोट देंगे। उसको वोट नहीं देंगे जो बड़ी बढ़िया समझ रखता है, अच्छा बोल सकता है, अच्छी चीजों को समझता है, बेईमानी नहीं होने देगा, सिस्टम को ठीक करने में लगेगा। उनको भी सिस्टम ठीक नहीं चाहिए, उनको भी सरकार से क्या चीजें लूटी जा सकती है। आपने कई जगह देखा होगा कि किस तरह से एक तरफ सड़क बनती है, दूसरी तरफ सड़क गायब हो जाती है। लोग आते हैं और रात में जो है वो सड़क में जो ढलाई के लिए जो सीमेंट और गिट्टी डाला गया उठा के लेके चले जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं आपने देखी है। उस देश का क्या होगा? एक टैंकर उलटता है और उसमें से तेल बह रहा है, वो तेल लूटने में लग जाते हैं लोग। ड्राइवर मर गया, बच गया, कुछ पता नहीं। मुर्गी ले जा रही है गाड़ी और गाड़ी उलट जाती है, लोग मुर्गी लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गाड़ी का ड्राइवर क्या हुआ कौन देखता है? कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका मोबाइल लेके एक भाग जाएगा, दूसरा घड़ी लेके भाग जाएगा, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, कौन देखता है? सामान्य लोग हैं जो चोर नहीं है, वो कहते हैं कौन लफड़े में पड़ता है, घर चलो यार, सबको जल्दबाजी। तो ये सारी चीजें जो है, नैतिकता जब लोप हो जाए समाज और सिस्टम में करप्ट लोग, गंदे लोग, गुंडे लोग बैठ जाते हैं, तो ये स्थिति क्रिएट हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम की चौपाल।